आज हम लोग नागपुरी में देखेंगे नागपुरी की लिपि। आज हम लोग बात करेंगे नागपुरी लिपि। नागपुरी लिपि है क्या? तो ध्यान से कि नागपुरी की लिपि जो है देवनागरी लिपि है, क्योंकि नागपुरी का कोई अपना लिपि नहीं था, इसीलिए इसको जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है नागपुरी भाषा को। अब देखिए देवनागरी लिपि का ही प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि देवनागरी लिपि में जो है सबसे ज्यादा ध्वनि चिन्ह होने के कारण जो है नागपुरी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा गया है। नागपुरी को समय के साथ कैथी, बंगला, रोमन लिपि में भी लिखा गया है। मतलब कि कैथी में भी लिखा गया है इसको, बंगला में भी और रोमन में भी। अगर हम बात करें नागपुरी में तो देवनागरी लिपि तो उपयुक्त माना गया है। क्यों? क्योंकि देवनागरी लिपि में सबसे ज्यादा सर्वाधिक ध्वनि चिन्ह होते हैं, इसलिए जो है नागपुरी की लिपि जो है क्या है, देवनागरी लिपि है। इसमें देवनागरी लिपि में बात करें तो 14 गो स्वर होते हैं और 38 गो व्यंजन होते हैं। दोनों मिलाकर के कुल जो है 52 होते हैं। और नागपुरी लिपि में जो शब्द जो है, जो अक्षर जो है उसको वही पढ़ा जाता है। जैसे देखिए नागपुरी में जो है क को क ही पढ़ा जाता है, क को क ही पढ़ा जाता है और ख को ख ही पढ़ा जाता है। अगर यही बात करें रोमन लिपि के बारे में, तो रोमन लिपि में एक्स जो है, एक्स को ज भी पढ़ा जाता है, ख भी पढ़ा जाता है और एक्स भी पढ़ा जाता है। अगर रोमन में फिर बात करें यू का, तो यू को तो यू पढ़ा जाता है, अ भी पढ़ा जाता है और ओ भी पढ़ा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं देवनागरी लिपि में अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष और अनुनासिक ध्वनि क्रम में विभाजित है। देखिए तो अल्प प्राण में, महाप्राण में, सघोष में, अघोष में, अनुनासिक में ये ध्वनि क्रम में विभाजित किया गया है। तो देखिए अल्प प्राण क्या है? तो अल्प प्राण में जो है कोई भी वर्ग का पहला और तीसरा अक्षर आता है। कोई भी वर्ग का पहला और तीसरा अक्षर जो है वह अल्प प्राण होता है। जैसे कि क वर्ग का पहला है, च वर्ग का पहला है, ट, त, प। अब देखिए यहां से है ये क वर्ग का तीसरा है, च वर्ग का तीसरा है। इसी प्रकार से सबका प्रयोग किया जाता है। कोई भी मतलब कि ये समझ लीजिए कि किसी भी वर्ग का पहला अक्षर जो है और तीसरा अक्षर आपका क्या होगा, अल्प प्राण है ये। अगर हम बात करते हैं महाप्राण की, तो महाप्राण में किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर वो होता है आपका महाप्राण। जैसे कि देखिए ख, छ, ठ, त, फ, घ, झ, ट, ध, भ, ये सब जितने भी हैं सबके सब महाप्राण हैं। अगर हम बात करें अघोष का, तो अघोष में कोई भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर जो है, पहला और दूसरा अक्षर जो है वह अघोष होता है, पहला और दूसरा अक्षर। वही अगर बात किया जाए सघोष का, तो सघोष में तीसरा और चौथा अक्षर, कोई भी वर्ग का तीसरा और चौथा अक्षर जो है आपका ये होता है सघोष। अब इसमें इसके अलावा कुछ अनुनासिक भी होते हैं, जैसे कि अंग, इय, मूर्धनी न, दंत न और म।
ये जो है आपका ये अनुनासिक है। ध्वनि चिन्ह, ध्वनि चिन्ह का उच्चारण। अब देखिए नागपुरी में जो देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है उसमें ध्वनि चिन्ह का उच्चारण देखिए। तो ध्वनि चिन्ह का उच्चारण के स्थान पर विभाजन। कवर्ग, कवर्ग का जो है ये उच्चारण होता है कंठ से, इसीलिए इसको बोलते हैं कवर्ग जो है कंठ से उच्चारण होता है, तो कंठ इसको बोला जाता है। चवर्ग में, चवर्ग में जो है ये तालु का, इसका तालु से उच्चारण होता है। टवर्ग का जो है मूर्धा से, और तवर्ग का जो है दंत से ना, इसका मूर्धा से होता है। अगर हम बात करें देवनागरी लिपि का प्रभाव अन्य लिपि में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देवनागरी लिपि का प्रभाव नागपुरी में ही पड़ा है, इसके अलावा अन्य लिपि में भी देवनागरी का प्रभाव पड़ा है। जैसे शारदा लिपि, शारदा लिपि जो उत्तरी लिपि है, उत्तरी क्षेत्र में बोला जाता है। तमिल लिपि जो कि दक्षिण भारत का ये लिपि है। उड़िया लिपि ये पूर्वी भारत का है आपका। गुजराती लिपि ये पश्चिमी लिपि है। तो ये था आज के टॉपिक में हमारा लिपि से संबंधित कुछ बातें। तो आज के वीडियो में हम लोग लिपि पढ़े हैं, फिर अगले दिन कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।